स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, अब से ठीक 1 घंटे 4 मिनट बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट भाषण पर जो बहस हुई है विधानसभा में उसका जवाब देंगे। 1 घंटे 4 मिनट बाद सीएम गहलोत का रिप्लाई। आज सीएम जब वो जवाब दे रहे होंगे कई घोषणाएं कर सकते हैं। बजट में भी कई ऐलान सीएम गहलोत ने किए थे और आज बजट बहस पर जब वो जवाब देंगे 5 बजे यानी 1 घंटे 3 मिनट बाद, अब 1 घंटे 3 मिनट बाद उनका बजट बहस पर जवाब आना है। उसमें भी कई ऐलान कर सकते हैं। अब देखिए घोषणाएं किस तरह की हो सकती हैं। नए जिले बनाने की घोषणा हो सकती है। आप जानते हैं अपनी ही सरकार से नाराज एक विधायक आजकल नंगे पैर विधानसभा आ रहे हैं। उन्होंने ये कसम ली हुई है कि जब तक जिला नहीं बन जाता, पार्टी से नाराजगी नहीं है, आला कमान के सामने अपनी मांग रख रहा हूं, जब तक हमारे इलाके को जिला नहीं बना दिया जाता तब तक नंगे पैर आऊंगा। उनकी नाराजगी दूर हो सकती है क्योंकि नए जिले बनाने की घोषणा हो सकती है। नए उपखंड, नई तहसील बनाने का भी ऐलान हो सकता है। साथ ही पुरानी पेंशन लागू करने का जो ब्लूप्रिंट है उसका ब्यौरा आज बजट पर हुई बहस के जवाब में सीएम गहलोत शामिल कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवासीय स्कूलों की घोषणा हो सकती है। नए सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी खोलने की भी घोषणा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या क्या संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं विधानसभा और हाउस में वो पहुंच चुके हैं। 5 बजे रिप्लाई होना है। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अपना वक्तव्य देंगे और अभी जो है वो हरीश चौधरी जो है वो बोल रहे हैं बजट बहस में हिस्सा लेते हुए। तो मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई होगा उसमें जो है आज कई घोषणाएं देखने को मिलेंगी। जैसा आपने बताया कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है, बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। जिन घोषणाओं को बजट में शामिल नहीं किया जा सका उन्हें लेकर आज जो है मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं। जो चर्चा हुई है बजट पर वो उसमें कई विधायकों ने अपनी डिमांड रखी है अपने अपने क्षेत्रों की कि ये जो है उनके क्षेत्र में और होना चाहिए था और ये बजट भाषण में छूट गया था मुख्यमंत्री से। तो उन सबका जो है वो एक तरीके से निचोड़ ये जो जब रिप्लाई होगा तो उसमें देखने को मिलेगा। जो भी विधायकों ने डिमांड रखी है उनमें से जो भी मांगे ऐसी हैं जो सरकार की ओर से मानी जा सकती है तो उन मांगों को इसमें शामिल किया जाएगा। आमतौर पर ये देखने को मिलता है जब भी बजट पर रिप्लाई आता है मुख्यमंत्री का तो जो भी विधायक अपनी डिमांड रखते हैं उनमें से ज्यादातर को जो है वो शामिल करने का प्रयास किया जाता है। तो आज भी कुछ बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की बात है तो क्योंकि वो विपक्ष में है, जब पहले वक्तव्य होगा नेता प्रतिपक्ष का तो वो बजट की खामियां गिनाने की कोशिश करेंगे। खासतौर से ये कहा जा रहा है भाजपा की ओर से कि जो घोषणाएं की गई हैं बजट में उन्हें ही पूरा कर दे और पिछले 3 साल में जो घोषणाएं की गई है उन्हें ही पहले पूरा कर दिया जाए तो ये बड़ी बात होगी बजाय नई घोषणाएं करने के। तो कई बड़ी घोषणाएं देखने को मिलेगी, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क, पानी, बिजली, इन सब क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण घोषणाएं आप देखने को मिलेगी। और एक बार फिर से प्रदेश को सौगातों की जो है वो बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री का रिप्लाई जब होगा तो तकरीबन ये माना जा रहा है कि करीब करीब 1 घंटे का जो है वो मुख्यमंत्री का रिप्लाई हो सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष पर कई तंजे भी कसे जाएंगे, निशाने भी साधे जाएंगे। तो वो सब चीजें जो है वो आज देखने को मिलने वाली है। देखिए, एक विधायक हैं जो आजकल नंगे पैर विधानसभा आ रहे हैं अपने क्षेत्र को जिले की मांग लेकर। इसके अलावा भी कुछ इलाके हैं जो जिले के दर्जे के लिए अलग अलग समय पर प्रदर्शन करते रहे हैं। तो अगर क्या संकेत मिल रहे हैं कि अगर जिलों से जुड़ी घोषणा होती है तो वो कितने हो सकते हैं, 1, 2 या 3? देखिए स्वप्निल, जहां तक मेरा मानना है मुझे नहीं लगता कि अभी नए जिले बनाने की घोषणा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिले अगर बनाए जाते हैं नए तो उसमें नाराजगी ज्यादा मोल ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा नाराजगी जो है वो हो सकती है बजाय लोगों को संतुष्ट करने के। क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें तो अभी तकरीबन 15 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से मांग उठ रही है कि उनके क्षेत्र को जो है वो जिला घोषित किया जाए। मदन प्रजापति की जैसा आप बात कर रहे हैं वो पचपदरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि अगर किसी क्षेत्र को जिला बनाया जाता है और दूसरे क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है तो वहां पर नाराजगी ज्यादा पनप सकती है। तो अब जबकि सरकार को जाना है 1.25 साल बाद में चुनाव में। ठीक है, चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।
आज बजट बहस के दौरान एक बार फिर नाथी का बाड़ा की गूंज सुनाई दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आमेर विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, ये तो अच्छी बात है। आमेर किला बड़ा पर्यटन स्थल है और हर दूसरा पर्यटक आमेर आता है। आमेर आने वाला हर पर्यटक पूछता है नाथी का बाड़ा कहां है। सुनाई दी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आमेर विधायक सतीश पूनिया ने कहा, रीट के नाम पर जमकर धांधली हुई, रीट धांधली की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। दो मंत्रियों की भूमिका सवालों के घेरे में। माननीय सभापति महोदय, आप तो सिर्फ एक काम कर देंगे तो राजस्थान की जनता और राजस्थान का नौजवान धन्य हो जाएगा। जिस तरीके से ऐतिहासिक तरीके से रीट की धांधली हुई, राजस्थान के 70 लाख नौजवान और उनके 1.25 करोड़ से भी ज्यादा परिवार उनके पेट पर हमने अब की बार जो बजट बनाया है, मेरे हिसाब से मैं कोई बहुत अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इन आंकड़ों को देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो ये धरती पर कोई दुनिया की ताकत नहीं उतार सकती। ये गुलाबचंद कटारिया आज इस सदन में कह रहा है। पढ़ने और सुनने से हर आदमी को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इसके जब तह में जाते हैं तो इस अच्छाई को ज़मीन पर कैसे लाओगे? वैसे ही लाना होगा जैसे इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी, 71 का नारा है। अब 50 साल में गरीबी मिट गई देश की, आज तो बहुत देश धनवान हो गया, वैसी दुर्गति इसकी होगी। आपने एक और नारा लगाया, देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो। देश को तोड़ा किसने? देश में देशद्रोही पैदा किसने किए? या बम फटकने वाले लोग किसने लाए? कौन लाया? इसके बारे में जो है, और ऐसा कैसा पिछली बार आपने बजट में कहा, आज भी मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 9, 10 कर्जे माफ हो गए। 1 लाख से अधिक लोगों की जमीनें कुर्क हो गई, कुर्क। ऐसा क्यों करो जो हमसे संभव नहीं होता है? उतना ही बोलो जितना संभव हो सकता है। आपने कहा था सब संविदा के 3 लाख लोगों को हम सबको पक्का कर देंगे, कर दिया ना। वो नारा तो बाहर था, चलो वहाँ का हिसाब और कभी करेंगे। आपने जिस प्रकार की बातें कह कर के जनता को गुमराह, सब बेरोजगारों को 3,500 करोड़ रुपया, 350 मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ईमानदारी से इस और ले जाना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को देखने का प्रयास करिए। विद्वान लोग हैं आपके साथ बड़े बड़े, मैं तो विद्वान नहीं हूं। ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ये राजस्व प्राप्तियां 15-16 में 1,285 करोड़ रुपया थी। वो 16 में बनी 1,09,000, 17 में बनी 1,27,000, 18-19 में बनी 1,37 और उसके बाद 19-20 में ये आई है 1,40। आप इन आंकड़ों को देखने से ये तो समझ में आता है कि हर साल जो वृद्धि है रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो एक सामान्य स्तर के हिसाब से ही चल रही है, कोई एकदम चमत्कार नहीं हुआ। पर आप चमत्कार करने वाली ताकत हो। आपने देखा होगा कि आपने 19-20 में जो बी लिया था, वो लिया था 1,64,000 करोड़ और आपने जो एक्चुअल आया वो हो गया 1,40। मतलब अब तक जो सोचते थे उससे अनकरीब पहुंचते थे। कभी कभी कोई 2-3 हज़ार घटता था, सीधा का सीधा 1,64 आपने अनुमान किया, 1,40 आया, सीधा का सीधा 23,890 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डिफिसिट हो गया आपका 19-20 में। फिर आपने 20-21 में आया, कोरोना के कारण थोड़ा बहुत कह सकते हैं, 1,73,000 करोड़ माना, आप एक्चुअल में आ गए 20-21 में 1,34 पर। 1,73 आपने सोचा, 1,34 पर आ गए। अब आपने 21-22 का जो बी लिया, उसमें आपने 1,84 माना। अभी रिवाइज एस्टीमेट जब किया तो आपने 1,89 माना। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि जो मैं कुछ समझ पाया हूँ, दिसंबर तक अभी राजस्थान की रिसिप्ट जो हुई है वो 1,16,000 करोड़ रुपया हुई है, 1,16,000 करोड़ रुपया। अब मैं आपसे थोड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और अब की बार तो आपने और भी कमाल कर दिया। पिछली आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो 20-21 में एक्चुअल आई है वो 1,34 आई है,
अब की बार आपने रेवेन्यू रिसिप्ट सीधा लेके 2,14,000 करोड़। क्या ये वृद्धि संभव है? अब मैं बता, क्या ये वृद्धि की जा सकती है? वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 22-23 में अनुमान बहुत ही गलत तरीके से लोक लुभावने के उद्देश्य से लगाया गया है, जो कि वास्तविकता से परे है। प्रथम तत्व यह है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मांगों की अनुसूची पृष्ठ 1 पर संकेतित निधि के तहत राजस्व प्राप्तियों की वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,14,977 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान दर्शाया है। यह कदम ही कपोल कल्पित है। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसको आने वाला समय इस बात को साबित करेगा कि ये कपोल कल्पित है कि नहीं, या यूँ कहूँ कि यह एक जादूगर की जादूगिरी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हकीकत तो यह है कि वित्तीय वर्ष 20-21 में मैंने जो अभी आपको बताया था, 20-21 में राजस्व प्राप्तियां 1,34,307 करोड़ ही रही थी। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुमान 21-22 से 1,84,330 करोड़ रुपया बताया गया, जिसे बढ़ाकर 1,89,000 करोड़ किया गया। यह अनुमान वास्तविकता से एकदम परे है। अतः सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है, जिसमें आपने 1,89 इसका आरई लिया है, उसका जो मैंने फिगर देखा है दिसंबर 31 तक जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हुई वो 1,16,185 करोड़ हुई है। आपका जनवरी का महीना भी आ गया, विद्वान लोग आपके साथ बैठे हैं, मुझे यही बता दें कि 31 जनवरी के दिन राजस्थान का रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था। अब बचे हुए 2 महीने में हम क्या चमत्कार करेंगे कि अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट को पूरी कर लेंगे। 2022 तक कितनी राजस्व प्राप्तियां हो चुकी है, यह कृपया सदन पे रखें और कृपया यह भी स्पष्ट करें कि 2 बाकी के माह में शेष रही प्राप्तियां क्या प्राप्त हो जाएगी। यदि नहीं तो साफ है कि सरकार ने यह अनुमान केवल वाहवाही लूटने के लिए प्रदर्शित किया है और यहां तक कि सीमित नहीं है। रहते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 22-23 में बजट अनुमानों में इन प्राप्तियों की राशि को बढ़ाकर 2,14,000 करोड़ 977 करोड़ किए। इससे तो यह जाहिर होता है कि वर्ष 20-21 में जो एक्चुअल आपके पास आ गया था उससे आप लगभग 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। ये चमत्कार अब तक के तो इतने बजट मैंने देखे हैं 14 से लेकर के अब तक, उसमें कहीं मुझे दिखाई दिया नहीं। आपके यहाँ टैक्स में छोड़ रहे हो आप, ये भी छूट मिल रही है, ये भी छूट मिल रही है, तो फिर ऊपर से आमदनियाँ पड़ेगी जिसके कारण से थैला भरोगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। नज़र डाली जाए तो किसी को भी 2 साल में राजस्व प्राप्ति इतनी वृद्धि कभी भी नहीं हुई। फिर ना जाने गहलोत सरकार ने किस चमत्कार की उम्मीद से ये अनुमान लगाया। ये आंकड़े वास्तव में सदन को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार बजट अनुमान के प्राप्तियों की तुलना में हकीकत में राजस्व प्राप्तियां कम होने से राजस्व घाटा जो कि सरकार ने वर्तमान में प्रस्तुत बजट जो अभी आपने किया है वो राजस्व घाटा आपने माना है 23,488 करोड़ और मैंने आपको 80,000 का डिफरेंस मान रहा हूँ। इस 80,000 के रेवेन्यू रिसिप्ट आप करोगे और ये जब नहीं होगी तो आपका यह जो कर्जा है इसको सपोर्ट में लेने के लिए जो आप यहाँ आंकड़े दे रहे हो 23,000 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा वो कई गुना बढ़ेगा जो आगे दिखेगा। इससे एक बात और जाहिर होती है कि जब सरकार इतनी राजस्व हानि की हासिल ही नहीं कर सकेगी तो साफ ही जाहिर है व्यय करने के लिए भी सरकार के पास इतनी धनराशि कम उपलब्ध होगी, जिससे आवश्यक तथ्यों को छोड़कर कई विकास कार्य भी सरकार को मजबूरन कटौती करनी पड़ेगी और परिणामतः कई सारी योजनाएं धूल चाटती नजर आएगी। मेरे वाक्य रिकॉर्ड हो जाए, मैं रहूं नहीं रहूं तो भी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे घर में नहीं है दाना और हम बढ़िया बुढ़िया चली भुनाना। कई सारी योजनाओं का मात्र शिलान्यास, समझ लेना, मेरे शब्दों को समझना, केवल और केवल शिलान्यास करके राजस्थान की जनता को धोखा देने के अलावा इस बजट में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं।
अध्यक्ष महोदय, आपने ये जो आपने पूंजीगत प्राप्तियां जो आपने अनुमानित की है, वो आपने पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त करने का जो 19-20 का बी था वो 69,000 करोड़ था। वो आपने जब एक्चुअल में हुए तो बढ़ करके, वही मैं कह रहा हूँ, आपने पूंजीगत सपोर्ट लेकर के 4,474 करोड़ बढ़ाकर इस पूंजीगत प्राप्ति को आपने 73,000 करोड़ किया। यहाँ आपने सपोर्ट करने के लिए 4,000 और अधिक लेना पड़ा। इसी तरह से 20-21 में बहुत कमाल है। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम मत करिए, कृपा करके सारी सेंसिटिव खत्म हो जाएगी। आपने 20-21 में जो बी सोची है प्राप्ति की, बी वो है आपकी 52,360 करोड़ रुपया। 52,360 करोड़ रुपया। इसका जब आपका एक्चुअल जो मैं वहाँ कह रहा हूँ आपको रेवेन्यू में, वो आपकी एक्चुअल पहुँच गई है 1,07,03 करोड़ रुपया। इसका मतलब आपने ये कहाँ से एडजस्ट किया? 48,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा जो आपने नहीं दिखाया वो आपने लेकर के इस बजट को पार करने का प्रयास किया है। इसी तरह से आप देखोगे कि 21-22 में आपने अनुमान सोचा है 66,501 करोड़ रुपया बी में लेकर आया कि हमें पूंजीगत प्राप्तियां होगी, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां आर ही में हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन फिगर को विशेष रूप से देखें। 1,29,667 करोड़ रुपया ये बजट को सपोर्ट करने के लिए आप पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कर्जा, वो कर्जा एक तरह से आप जिस प्रकार से ले रहे हो, ये कर्जा लगभग होगा 63,195 करोड़ रुपया। ये आप कर्जे से लेकर के उस जो रेवेन्यू रिसिप्ट में कमी पड़ी उसकी पूर्ति कर रहे हो। अब की बार फिर आपने हवाई किला बनाया है। आपकी बी 21-22 में थी 66,000, आपने अब के बार बी में चले गए 1,31,324 करोड़ रुपया। क्या बनाना चाह रहे हो? मैं सोचता हूं कि 21-22 का जो बजट अनुमान था उसकी तुलना में 22-23 का बजट अनुमान 64,823 करोड़ रुपए का अधिक रखा। मतलब ये सीधा का सीधा पूंजीगत प्राप्ति का मतलब आप कर्जा लेकर के अपने बजट को एडजस्ट करने के लिए ये आपने इसमें रखा है। इसी तरह से पूंजीगत व्यय जो विकास के लिए सबसे बड़ा मापदंड कोई है तो पूंजीगत व्यय में से हम करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट और व्यय तो हमारा लगभग बराबर सा हो जाता है। कभी कभी और भी पूंजीगत घाटा भी हमको होता है, मान लो नहीं भी हुआ घाटा तो भी। अब ये जो पूंजीगत व्यय है आपने सोचा था 19-20 में बी में 19,472 करोड़ रुपए से हम विकास कार्य करेंगे। एक्चुअल में आप विकास कितना कर पाए? 14,718 करोड़ का। इसका मतलब जितना आपने सोचा था विकास, ये घाटे लगे के लगे क्यों रह जाते हैं? ये इस कारण से रह जाते हैं कि उसको बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके कारण से वो काम आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो आपने 4,754 करोड़ रुपया इस विकास कार्य में कटौती करनी पड़ी आपको। ये आपका 19-20 का अकाउंट बताता है। 20-21 का अकाउंट आपने माना था 21,618 करोड़ का हम विकास कार्य करेंगे, है ना। 20-21 में किया कितना है? 15,270 करोड़ रुपया। इसका मतलब आप इसमें जो विकास का खर्च होना चाहिए 6,348 करोड़ रुपया आप विकास में कम खर्च करके जो काम जहां अटका, ये 5-5 साल 7-7 साल योजना क्यों चलती है? इस कारण से चलती है कि हम लोगों को खुश करने के लिए और ताली पिटाने के लिए ये भी मिल जाएगा, ये भी मिलेगा का, जेब में होगा तो मिलेगा कहाँ से? तो ये आपकी दशा। अभी आपने क्या किया कमाल, आपने 21-22 में बी बनाई थी 24,215 करोड़ की, और अभी आपने रिवाइज एस्टीमेट में आप आए हैं 24 से सीधा 28,000 करोड़। और वास्तव में आपको जो मैंने दिसंबर का तक का आंकड़ा ढूंढा है, अभी तक आपका जो खर्चा हुआ 16,518 करोड़ रुपया खर्च हुआ है।
इसका मतलब 16,000 करोड़ रुपया खर्च करके विकास का 9 महीने लगे। अब आप 3 महीने में चमत्कार करके 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके विकास का काम पूरा कर लोगे। तो ये वास्तव में जनता के साथ ठगाई का धंधा हो रहा है। इसी तरह से अब की बार आपने जो अपना बजट अनुमान में जो आए हैं आप, उसमें आप सीधे के सीधे 34,000 करोड़ का हम विकास कार्य कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे? पहले से तो डाउन से डाउन जा रहे। तो ये जो 43% का विकास का पैसा जो आप खर्च करने की बढ़ा रहे हो, यह आपके पास उपलब्ध नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। मैं आपको सही ढंग से कह रहा हूँ। आप इसको समझना चाहे तो समझे, न समझना चाहे तो आपकी इच्छा। बजट, अब ये बजट जो है वो जो आपका बजट था वो रेवेन्यू और पूंजीगत दोनों मिलाकर के 19-20 का बी बनाया था। 2,33,000 करोड़ का आपका बजट था। वो एक्चुअल में खर्च कितना हुआ? 2,13। अर्थात आप अपने बजट को सब कुछ पैसा उधार लेने के बाद भी 19,416 रुपया कम खर्च कर पाए। इसके बाद आपने 20-21 का बी लिया, 2,25,000 करोड़ का बजट रखा आपने हाउस में, और आपने इसको अभी पूरा जो किया है वो 2,35,000। इसका मतलब आपने 9,247 करोड़ रुपया और अधिक कर्ज लेकर के बजट को इस 20-21 को पूरा किया। अब आपका जो है 21-22 का बजट है, 2,50,000 करोड़ रुपए का आपका टोटल बजट है जो पिछले 21-22 में रखा। और वो आरई में कितना चला गया? 2,50,000 का आपने बजट यहाँ हमारे को रख के थपथपाया। वो बजट आरई में पहुँच गया। समझने की कोशिश करना सब बंधुओं, 3,19,000 करोड़ रुपया आरई में आ गया है। 2,50 सोचा था बजट, वो बजट आ गया है 3,19,128 करोड़ रुपया। अब ये कहाँ से आएगा पैसा? या तो कर्जे में से निकलेगा, या अब आप इसको बी में सीधे उठ रहे हो आप। अब बी में कहाँ से? 2,50 से शुरू किया आपने 21-22 का बजट, अभी आपने सीधा 3,46 पे जा रहे हो। तो ये आएगा कहाँ से पैसा? ये केवल और केवल आंकड़ों का एडजस्टमेंट के आधार पर लोगों को झुंझुना पकड़ा करके नचाओ तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका बजट 21-22 का जो बी था, उससे सीधा ही 95,470 करोड़ रुपए का अधिक बजट इस साल आप पेश कर रहे हो, जो 3,46 किए जा रहा है। अब ये आपका व्यय जो है ना वो बता रहा है। व्यय में आपने जो 19-20 में सोचा था 2,10,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, हुआ 1,91। 19,288 करोड़ रुपया आप व्यय नहीं कर पाए, कम खर्च किया। इसी तरह से आपको 20-21 में 2,07,368 करोड़ रुपया का सोचा था, उसकी जगह 1,93 आप खर्च पड़ाए। इसका मतलब 13,789 करोड़ रुपया आप खर्च ही नहीं कर पाए 20-21 में। अब आप जो खर्चे में आ रहे हो वो 2,32 में आ रहे हो, 2,53 आपने आरई माना है, वास्तव में होगा नहीं जो। और अभी आपने बी जो सीधी बढ़ाई है वो आपने आ गए हो 2,73, है ना। आपका जो एक्चुअल आया था 20-21 में वो 1,93, और अभी आप जा रहे हो 2,73। अब ये जो आपकी 40,000 करोड़ रुपए की जो वृद्धि आ रही है, ये बजट कैसे, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, समझाने का प्रयास करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। सबसे बड़ी आमदनी होती है वो कर से होती है। अब कर में आपकी क्या स्थिति आई है? 19-20 में आपने सोचा था कि हम 1,18,000 रुपया कर वसूल करेंगे, यह आपने बी में आया, और एक्चुअल में हुआ कितना? केवल 95,000। इसका मतलब आपको 22,910 करोड़ रुपया जो आपने वसूल करना, जो आपका काम है, आपने आखिर अपना अकाउंट मिलाया होगा कि हमको यहाँ से इतना इतना पैसा मिलेगा इस कर में, वो उसके आधार पे बजट बनाया। उसकी स्थिति ये हो गई है कि केवल और केवल आप 22,910 करोड़ रुपया वसूल नहीं कर पाए जो आपने अनुमान लगाया। इसी तरह से 20-21 में आपने सोचा है कि हमको 1,23,000 करोड़ रुपए की कर आएगा, आया कितना? वही 95। पहले भी 19-20 में वही 95 आया, और इसमें भी वही एक्चुअल कितना आया? 95,000 ही आया। आप इसी तरह से 21-22 में गए थे कि 1,30,000 करोड़ मिलेगा हमको,
अभी आप आरी में 1.27 पे आए हो, मैंने जो हिसाब निकाला वो 31 दिसंबर तक का ही मेरे को आंकड़ा मिल पाया। आप केवल और केवल 80,000 करोड़ रुपया केवल रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ये जो आपका कर है ये आप केवल प्राप्त कर पाओ। इसका मतलब आपका जो है ना, जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था 31 माना, उससे भी 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा आपको आज की तारीख में है। अब आप सीधे 22-23 में आ गए और सोचा क्या 22-23 में हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि सब जगह भाटे लगा देंगे। वो है 1,47,504 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। अरे भैया मिलेगा कहाँ से? कोई आधार तो बताओ। बढ़ोतरी भी हो सकती है 5-10 हज़ार, जब आप सब प्रकार की छूट दे रहे हो। आपने कहा मैं 15। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स पर नियंत्रण को लेकर उसकी रीब्रांडिंग शुरू कर दी है। रिलायंस के इस फैसले से फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स से जुड़े सभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स को रिलायंस रिटेल लेबल के तहत रीब्रांड किया जा रहा है। रिलायंस के इस कदम का फ्यूचर ग्रुप स्टोर से जुड़े विक्रेता, आपूर्तिकर्ता और कर्मचारियों ने स्वागत किया है और इसे रिलायंस का सकारात्मक कदम बताया है। और रिलायंस मतलब बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, और जिस हिसाब से कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, जिस स्पीड से कंपनी चल रही है और जिस हिसाब से स्टोर आ रहे हैं, ये सभी के लिए प्लस 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 बेनिफिट रहेगा। रिलायंस का वर्टिकल है, नेम है, उसमें जो ऑफर्स होंगे वो पैन इंडिया के लेवल पे होंगे। अच्छे से अच्छे ऑफर्स जो होंगे वो प्रोवाइड किए जा सकेंगे। इससे क्या होगा, जो रूरल एरिया का जो क्राउड है, इवन फॉर अ कस्टमर, फॉर अ स्टूडेंट्स, उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। कस्टमर्स के लिए एक शॉपिंग हब ओपन हो जाएगा। फ्यूचर ग्रुप स्टोर से जुड़े सभी लोगों और कर्मचारियों ने रीब्रांडिंग से फ्यूचर ग्रुप स्टोर के कारोबार के पुनर्जीवित होने की उम्मीद जताई है। डेफिनेटली पैसा है रिलायंस के पास और द प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो हमें एज अ वेंडर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हम भी क्रिएट कर पाएंगे। रिलायंस के कदम से उन लोगों को भी फायदा पहुंचा है जिन्होंने अपनी जगह फ्यूचर ग्रुप के स्टोर के लिए लीज पर दी थी। रिलायंस वालों के हम थोड़े से संपर्क में आए किसी तरीके से, किसी माध्यम से, तो उन्होंने फिर हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और इजी डे से हमने बिना किसी प्रॉब्लम के रिलायंस को दे दिया। अब रिलायंस में हमें कोई परेशानी नहीं है। फीलिंग बेटर, उनका स्टाफ भी खुश है। उनको बेचारों को नौकरियां जा रही थी, उनकी नौकरियां बच गई। हमें किराया अब टाइम से आता है। दरअसल फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स पर रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में नियंत्रण देना शुरू किया है। रिलायंस इंडस्ट्री के इस कदम से फ्यूचर ग्रुप से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज इन स्टोर्स के कर्मचारियों को जॉब भी ऑफर कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस फैसले से फ्यूचर ग्रुप के रिटेल नेटवर्क के लगभग 30,000 कर्मचारियों की नौकरी सुनिश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर तंज कसा। दरअसल यूक्रेन मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की मीटिंग चल रही थी और उसी मीटिंग में राहुल गांधी मोबाइल में व्यस्त थे। इसकी तस्वीर शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने तंज कसा और कहा कि भारत की प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन लाने की है, लेकिन राहुल गांधी की प्राथमिकता व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने की थी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।